तुर्की के गेहूं लौटाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचे तुर्की। क्या मिलकर की थी दोनों ने साजिश? भारत तुर्की का मक्कारी वाला चोला अब उतारेगा। भारत ने लिया बड़ा एक्शन। भारत आया मूड में। गेहूं सेगमेंट की जांच शुरू। अब खुलने वाली है सभी की पोल। दोस्तों, जब सड़क से हाथी गुजरता है तो कुत्ते भौंकते हैं, और वो कुत्ते हाथी का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए हाथी के साथ साथ चलते हैं और बेमतलब अपनी एनर्जी खराब करते हैं और पूरी ताकत लगाकर भौंकते हुए हाथी के साथ चलते हैं। लेकिन इस चीज से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ठीक ऐसा ही भारत के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भारत को बदनाम करने के लिए तुर्की जैसे देश कोई न कोई कदम उठा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुर्की का उठाया हुआ ये कदम पूरा का पूरा गलत ही साबित हो गया है, और भारत को इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इससे तुर्की उल्टा ही बदनाम हो गया और तुर्की को इजिप्ट की तरह से जोरदार चांटा भी मार दिया गया है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है, और इसी को देखते हुए यहाँ पर काफी देशों को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर भारत गेहूं के संकट को देखते हुए गेहूं एक्सपोर्ट पर काम कर रहा है। और भारत अभी गेहूं एक्सपोर्ट किया भी नहीं है, लेकिन दूसरे देशों की तरफ से भारत की इमेज खराब की जा रही है। जैसा कि आपको पता भी होगा, तुर्की ने भारत के गेहूं को ये बोलकर वापस लौटा दिया था कि यहाँ पर भारत के गेहूं के अंदर रूबल वायरस पाया गया है, और इसी के चलते भारत की इमेज खराब की जा रही थी। और भारत ने इसको लेकर बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है, और भारत ने अपनी तरफ से कह दिया है कि भारत इसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने वाला है, और भारत ने इस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। तो चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे किसका हाथ था और किसने भारत की पूरी दुनिया के सामने इमेज खराब करने की कोशिश की है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमने आपको इसको लेकर बताया भी था कि ये बहुत सोचा समझा और पॉलिटिक्स को देखते हुए तुर्की का उठाया गया फैसला है, क्योंकि तुर्की ने जब भारत के गेहूं को वायरस का हवाला देकर लौटा दिया था, और उसके एक दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तुर्की दौरे पर गए थे। यहाँ पर दोनों देशों ने मिलकर कश्मीर के मुद्दे पर बात की थी। इसके अलावा तुर्की ने इस गेहूं को रिजेक्ट किया था, लेकिन इस गेहूं को अब मिस्र ने खरीद लिया है। इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से भारत के गेहूं की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में काफी तेजी से बढ़ रही है। जब भारत ने गेहूं के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, तब अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से किस तरीके की बौखलाहट दिखाई दे रही थी। इस चीज से अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर भारत के गेहूं की जरूरत इस समय दुनिया को कितनी ज्यादा है। दोस्तों, भारत की तरफ से फैसला कर लिया गया है कि यहाँ पर तुर्की ने भारत के गेहूं को जिस हवाले का सहारा लेकर रिजेक्ट किया था, अब भारत अपनी तरीके से उस पर जांच कर रहा है। इसको लेकर भारत ने तुर्की से रिपोर्ट मांग ली है, और ITI लिमिटेड कंपनी से भी भारत सरकार ने रिपोर्ट मांग ली है। दोस्तों, अब इसको लेकर एक नया मोड़ सामने निकल के आ रहा है, जिससे पता ये चलता है कि तुर्की ने जो भारत के सेगमेंट को रिजेक्ट किया था, वो सेगमेंट असल में तुर्की की थी ही नहीं, बल्कि उसको नीदरलैंड भेजा जा रहा था। और पीयूष गोयल जी ने बताया कि भारत सरकार इसको लेकर काफी गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है, और RTC के अधिकारी इस बात से खुद हैरान थे कि यहाँ पर जो गेहूं उन्होंने नीदरलैंड को दिया है, वो गेहूं आखिर तुर्की के पास कैसे पहुंच गया है। और पीयूष गोयल जी की तरफ से बयान दिया गया है, ITC की कंपनी एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है, हमें उनके अधिकारी के ऊपर पूरा भरोसा है। दोस्तों, ITC लिमिटेड की तरफ से ये बयान दिया गया है, उन्होंने जिस सेगमेंट नीदरलैंड का दिया था, उसकी क्वालिटी की पूरी जांच पड़ताल कर ली गई थी, और ये जांच पड़ताल नीदरलैंड की डिमांड के अनुसार की गई थी। आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर हर देश की अपनी अलग डिमांड होती है, उस हिसाब से उस देश में सामान भेजने से पहले उस देश की डिमांड के हिसाब से जांच की जाती है, और यहाँ पर नीदरलैंड की डिमांड के हिसाब से जांच की गई थी। क्योंकि यहाँ पर आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि हर देश का वेदर अलग अलग होता है, वो देश अपने वेदर के हिसाब से अपनी अपनी डिमांड रखते हैं, चाहे वो खाने पीने का सामान हो। हर चीज में हर देश की अपनी अलग अलग डिमांड होती है, और इसी डिमांड के आधार पर उस देश को सामान दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ITC लिमिटेड ने ये गेहूं नीदरलैंड के लिए भेजा था, लेकिन बीच में डेस्टिनेशन चेंज हो गई। भारत सरकार अब ये जांच पड़ताल कर रही है कि भारत के गेहूं पहले नीदरलैंड के पोर्ट के ऊपर उतरा, फिर उसके बाद वहां से तो तुर्की के लिए नहीं भेज दिया गया। और यहाँ पर भी हो सकता है कि नीदरलैंड के कोई अधिकारी ने ये गेहूं भारत से कम दामों में खरीद कर फिर उसे तुर्की को बेच दिया हो। जो भी हो, लेकिन यहाँ पर भारत के गेहूं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इजिप्ट को भारत के गेहूं से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, और यहाँ पर भारत के गेहूं को इजिप्ट से खुशी खुशी खरीद लिया गया है। इस चीज से ये तो साबित हो जाता है कि यहाँ पर भारत के गेहूं में कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, तुर्की की गवर्नमेंट ने भारत को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ये कदम उठाया है, क्योंकि तुर्की के गेहूं वापस करने के बाद उसके अगले दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की पहुंच जाते हैं। ये कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहीं इजरायल ने आकाशीय खतरों से निपटने के लिए लेजर हथियार बना लिया है। ये रॉकेट मोटार के गोले, ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइल को महज कुछ ही सेकंड में हवा में ही मार गिरा सकता है।
इजराइल को 2 दशक के शोध और परीक्षण के बाद ये सफलता मिली है। हालांकि इस हथियार को तैनात करने में भी लंबा वक्त लगेगा। ये माना जा रहा है कि फिलिस्तीन में सक्रिय हमास के हमलों से निपटने के लिए यह हथियार तैयार किया गया है। इजरायली रक्षा अधिकारी ने बताया है कि देश के दक्षिणी रेगिस्तानी इलाके में लेजर सिस्टम का कई बार सफल परीक्षण किया गया है। इसमें रॉकेट, मोटार, गोली और ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। इजरायल ने लेजर एयर डिफेंस सिस्टम को आयरन बीम नाम दिया है। सरकार ने इस हथियार के विकास के लिए बहुत बड़ी धनराशि आवंटित कर रखी है। इस सिस्टम के विकास से जुड़े वैज्ञानिक ने बताया पूर्ण रूप से इसके उपयोग और तैनाती में कई वर्ष लगेंगे। हालांकि इजरायली अधिकारी ये नहीं बताया यह हथियार सटीक गाइडेड मिसाइल के खिलाफ प्रभावी होगा या नहीं। हिजबुल्ला लेबनान में इस मिसाइल का विकास कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इसी हफ्ते कहा था यह हथियार रणनीतिक रूप से गेम चेंजर साबित होगा। इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने देश को लेजर दीवार से सुरक्षित करने का दावा किया है। बेनेट ने बताया कि आयरन बीम से एक बार हमला करने में महज $3 का खर्च आता है, जबकि दूसरे एंटी मिसाइल सिस्टम से हजारों डॉलर की लागत आती है। रक्षा मंत्री बेनी गैंटेस ने कहा इजरायल इस तरह का हथियार विकसित करने वाला दुनिया के पहले देशों में शामिल है। एंटी मिसाइल सिस्टम में छोटी आकार की गाइडेड मिसाइल दागी जाती है जो दुश्मन मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है, जबकि इस नई हथियार के जरिए लेजर की किरण से दुश्मन के हथियार को नष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, जिस तरीके से तुर्की ने भारत को बदनाम करने के लिए कदम उठाया है उसको देखते हुए भारत को चुप भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भारत ने तुरंत एक बड़ा एक्शन लिया है और फैसला किया है कि यहाँ पर भारत सच्चाई पूरी दुनिया वालों के सामने लाकर रख देगा, क्योंकि भारत ये बात तो बहुत अच्छे से जानता है कि भारत की गेहूं में कोई भी कमी नहीं थी। इसी वजह से यहाँ पर भारत ने खुलकर ये बात कह दी है और यहाँ पर इस पर काम भी करने लगा है कि आखिर इसके पीछे गुनहगार कौन है। भारत उसको बेनकाब भी करने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसके पीछे तुर्की का हाथ है या फिर कोई और कंपनी है जो भारत को बदनाम करना चाहती है, या फिर पाकिस्तान जो अगले दिन तुर्की से मिला है, ये दोनों मिलकर ऐसा किए हैं? इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।